इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं नेचर हेवन होम। जब भी सोलन आए, नेचर हेवन में रुक कर जाएं। इस प्रोग्राम की सह प्रायोजक हैं स्काई सिक्योर। अपने वाहन में स्काई सिक्योर GPRS लगवाएं और चोरी की चिंता से मुक्ति पाएं। नमस्कार। वादे के मुताबिक एक बार फिर से हम 9 बजे हाजिर हैं हमारे कार्यक्रम क्या कहता है भारत के साथ। आपके साथ मैं हूं करण। जो खबर हम आज आपके लिए लेके आए हैं वो आपके साथ बहुत नजदीकी रूप से जुड़ी है। हमारे आज के कार्यक्रम की जो मुख्य खबर है उसका असर सीधे तौर पर आपकी जेब पर, आपकी आमदनी पर, आपके खर्चों पर और आपकी बचत पर होने वाला है। हम आपको बता दें कि 15 दिनों में एक बार फिर से जो LPG गैस सिलेंडर हैं उनकी जो कीमत है वो बढ़ गई है। इस बार ये बढ़ोतरी 25 रुपए की हुई है। इसके पहले हम आपको कुछ और आंकड़े दें, कुछ और क्लैरिफिकेशंस दें, इसके डीमेरिट्स के बारे में बताएं, कांग्रेस ने क्या कहा, विपक्ष ने क्या कहा, इसके बारे में बताएं। हम आपको एक पुरानी खबर सुनाना चाहते हैं। ये खबर है एक जॉबलेस इंजीनियर की। एक इंजीनियर जिसके पास नौकरी नहीं थी, उसने अपने परिवार को खत्म करने की कोशिश की और दुर्भाग्यवश वो और उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उसकी बेटी और उसकी मां अभी भी जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इस कहानी को, इस खबर को दोहराने का मकसद ये था ताकि आप समझ सकें जब किसी की नौकरी जाती है, जब अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती है या जब महंगाई इस हिसाब से बढ़ती है तो उसका आम लोगों के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर क्या असर पड़ता है। जो असर होता है वो बहुत ज्यादा ड्रेडफुल होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब हम आपको आंकड़ों के जरिए जो स्थिति है वो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, 15 दिनों में एक बार फिर से 25 रुपए जो गैस सिलेंडर में है वो बढ़ चुके हैं। अब दिल्ली में 14.2 किलो का जो LPG सिलेंडर है उसके लिए ग्राहकों को चुकाने होंगे 884.5 रुपए। पहले, इस बढ़ोतरी से पहले लोगों को इसके लिए चुकाने पड़ते थे 859.5 रुपए। फर्क आप देख सकते हैं। जो बढ़ोतरी हुई है 25 रुपए की वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम आपको बता दें कि इसके पहले 18 अगस्त को भी सरकार ने 25.5 रुपए LPG सिलेंडर में बढ़ाए थे, जिसके कारण उस वक्त LPG सिलेंडर हो गया था 859 रुपए, जो इससे पहले था 834.5 रुपए। पहले 25.5 रुपए बढ़ाए गए और एक बार फिर से अब 15 दिनों के गैप के बाद 25 रुपए एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि जब से ये साल शुरू हुआ है सरकार ने LPG सिलेंडर के ऊपर लगभग 190 रुपए बढ़ाए हैं। 190 रुपए की महंगाई हुई है। 190 रुपए अब ग्राहकों को एक सिलेंडर लेने के लिए ज्यादा चुकाने होंगे। इसका साफ असर होगा उनकी रसोई पर, उनके खर्चों पर। इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, मगर पहले कुछ और आंकड़े हमने आपके लिए आज जमा किए हैं। अगर हम बात करें कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की तो इसमें भी 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 15 दिन पहले भी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। अब 15 दिनों के बाद जो गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं उनके अंदर कुल 50 रुपए की बढ़ोतरी है और अब वो 50 रुपए और महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल पर भी हम बात करना चाहते हैं क्योंकि वो भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। एक समय हुआ करता था, हम सुनते हैं कुछ लोगों को कहते हुए, एक समय हुआ करता था जब 110 रुपए बहुत हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बहुत पेट्रोल उस कीमत में अपने व्हीकल्स में वो भरवा सकते थे, मगर मौजूदा वक्त में जो पेट्रोल है वो 110 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमत है जो ग्राहक चुका रहे हैं पेट्रोलियम के लिए। अगर हम और देशों में देखें तो उन देशों में ये दाम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, पर अगर भारत में ये दाम बहुत ज़्यादा है। देश के कई मुख्तलिफ हिस्सों में ये दाम 107 से 110 के बीच में है, मगर प्रेडिक्शंस ये हैं, एस्टिमेशंस ये हैं, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये दाम अब कम नहीं होने वाले, ये दाम बढ़ेंगे और ज़रूर बढ़ेंगे। हम आपको कुछ अन्य शहरों की तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। तस्वीर कुछ ऐसी है कि जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला जो सिलेंडर है वो 884 रुपए में बिकेगा। पहले
ये हुआ करता था 859 रुपए का, फर्क आप देख सकते हैं। कोलकाता में अब ग्राहकों को 911 रुपए देने होंगे। अब हम आपको बताते हैं जो कमर्शियल गैस सिलेंडर्स हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है। अब मौजूदा वक्त में ग्राहकों को कितने पैसे कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए देने होंगे। दिल्ली में 19 किलो का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके लिए ग्राहकों को 1693 रुपए यानी कि 1693 रुपीज अब देने होंगे। बात कोलकाता की करें तो 1772 रुपए यानी कि 1772 रुपीज। मुंबई में बात करें 1649 रुपए माने 1649 रुपीज और चेन्नई में 1831 रुपए। ये आंकड़े बढ़ोतरी के बाद हैं, जो मौजूदा वक्त में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद ये हैं आंकड़े। अब इस पर तय था, विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष ने अपने तीखे प्रहार किए, विपक्ष ने क्रिटिसिज्म किया सरकार का। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को इसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से घेरा। उन्होंने कहा कि जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। उन्होंने कहा जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोलियम। उन्होंने कहा कि जब हमारे देश की वित्त मंत्री कहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी बढ़ रही है, उनका मतलब होता है गैस, डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको उनका यह बयान भी सुनाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा ये भी दिखाएंगे। मगर कुछ और बातें हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हम आपको बता देते हैं। पहले उन्होंने कहा है कि सरकार 23 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है, कि उनका कहना है कि सरकार ने 23 लाख करोड़ की जो रेवेन्यू है उसे जनरेट किया है इस पूरे कार्यक्रम से, इस पूरे टैक्स को इकट्ठा करने से। आप एक बार सुनिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, फिर हम आपको बताते हैं कि इस बढ़ते हुए दामों का आप पर क्या असर होने वाला है। 23 लाख करोड़ रुपए, 23 लाख करोड़ रुपए सरकार ने जीडीपी से कमाया है। जीडीपी वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं, जीडीपी मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल। मेरा सवाल है ये 23 लाख करोड़ रुपए गए कहां? और जनता को यह पूछना चाहिए कि आपके जेब में से जो पैसा निकाला जा रहा है, छीना जा रहा है, ये कहां जा रहा है? जो हिंदुस्तान के एसेट्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, उनको बेचा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है, नोटबंदी की जा रही है, जीएसटी आपसे पैसा छीना जा रहा है, किसानों के 3 कानून बने हैं, वहां से आपका पैसा छीना जा रहा है। तो ये जा कहां रहा है? आपके पास तो नहीं आ रहा, आपके जेब में तो नहीं जा रहा। तो हिंदुस्तान के युवाओं को, जनता को यह सवाल पूछना पड़ेगा कि ये जा कहां रहा है, किसको मिल रहा है ये सब पैसा? एक तरफ डिमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने पहले कहा था मैं डिमोनेटाइजेशन कर रहा हूं, और फाइनेंस मिनिस्टर कहती रहती है मैं मोनेटाइजेशन कर रहा हूं। तो जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? क्योंकि मोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का तो हो रहा होगा, और डिमोनेटाइजेशन हो रहा है तो किसी का हो रहा होगा। तो मैंने आपके लिए, मोदी जी के लिए बहुत अच्छी तरह लिखा है, देखिए। डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। तो ये इकोनॉमिक ट्रांसफर हो रहा है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकली है, मैं सोच रहा था, मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर
बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या, गैस डीजल पेट्रोल, इनका यह कंफ्यूजन है। डीजल पेट्रोल ये तकरीबन इकोनॉमी के हर भाग में कहीं ना कहीं इनपुट होता है इसका। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, एक तो डायरेक्ट चोट लगती है और एक इनडायरेक्ट चोट लगती है। डायरेक्ट चोट लगती है जो गाड़ी में, स्कूटर में, ट्रक में डीजल पेट्रोल डालता है, उसको डायरेक्ट जेब में चोट लगती है। और इनडायरेक्ट जो लगती है, जब डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती हैं तो सब चीज के दाम बढ़ते हैं। अब गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाएगा, खाना बनाने के लिए जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, माने जो आपकी प्लेट की, जो आपकी थाली की कीमत है वो बढ़ने वाली है। हालांकि बजट में वादे कुछ और किए गए थे, अगर हम अब देखें तो मौजूदा स्थिति में वादों से बहुत दूर कुछ और ही होता नजर आ रहा है। हम आपको बता दें, देश में लगभग 28 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। ये डाटा काफी पुराना है, हो सकता है मौजूदा वक्त में ये डाटा और भी बढ़ गया हो। और 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो यह आंकड़ा है आने वाले वक्त में और बढ़ने वाला है, क्योंकि हालिया समय में प्रधानमंत्री ने इसका फेज 2 भी लॉन्च किया था। एक तरह से देखा जाए तो एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसे क्लीन फ्यूल यानी कि साफ सुथरा फ्यूल माना जाता है। इससे प्रदूषण कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनकी सेहत के ऊपर इसका बहुत कम नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बुरा प्रभाव बहुत कम है। पहले लोग कोयले से, लकड़ी से, पेड़ों की लकड़ी काटकर, इन तमाम चीजों से अपनी रसोई किया करते थे, पर उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, नुकसान ये था, उसे सांस की दिक्कत और ना जाने कितनी और दिक्कतें होती थी, और जो प्रदूषण होता था वो अलग। तरीका अच्छा है, एलपीजी एक अच्छी ऑप्शन है, मगर सवाल यह है जब लोग उसे खरीद ही नहीं पाएंगे तो उसके होने का फायदा क्या। हम आपको बताते हैं कि मिडिल क्लास महंगाई से किस तरह से परेशान है। मिडिल क्लास एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। आप देखिए कॉलेजेस की इतनी फीस है, इतनी फीस वो चार्ज करते हैं, स्कूलों में इतनी एडमिशन फीस है। कोरोना के बावजूद बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने पेरेंट्स को बिल्कुल कंसेशन नहीं दिया, और इस वजह से बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी पैसे की तंगी के कारण। सब्जियों के दाम ले लीजिए, आप फलों के दाम ले लीजिए, अब ऊपर से एलपीजी के दाम और पेट्रोल और डीजल के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हम सुनते हैं कि आज पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। अब ऐसे में सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो उसकी जिम्मेदारी है सोशल वेलफेयर की, लोगों की देखभाल करने की, जनमानस का कल्याण करने की, वो कहीं पीछे ना रह जाए। सरकार का अब इसके ऊपर एक बयान आया है, सरकार ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी है। सरकार का कहना है कि पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के जो दाम थे वो कम थे, क्योंकि जाहिर है कोविड-19 महामारी पूरे विश्व में फैली थी, डिमांड कम थी। मगर अब सरकार का कहना है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है तो जो ये पूरे डीजल्स हैं, पेट्रोल हैं, इनके जो रॉ मटेरियल है, इनकी क्रूड ऑयल है, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, जैसे सप्लाई में दिक्कत आ रही है, और जो इसकी कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रही हैं। अब इन तमाम चीजों के बावजूद सरकार को ये देखना होगा, सरकार को ये समझना होगा कि सरकार की जिम्मेदारी है सोशल वेलफेयर, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों का भला करना, और इसके लिए अगर उसे और सब्सिडियां देनी पड़ रही है सरकार को देनी चाहिए। अर्थशास्त्रियों का भी ये कहना है कि सब्सिडीज इस वक्त में सबसे अच्छी हैं, बेशक वो उद्योगपतियों को हो, बेशक वो कंपनीज को हो, बेशक वो मिडिल सेक्टर को हो, बेशक वो एमएसएमईज को हो, बेशक वो उन लोगों को हो जिनकी तनख्वाह बहुत कम है। ऐसे में डिमांड बढ़ेगी और लोग ज्यादा खर्च करेंगे और इकोनॉमी अपने आप रिवाइव होगी। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इसके ऊपर क्या करती है, क्या सरकार इसके ऊपर लगाम लगाती है या ये दाम यूं ही बढ़ते रहते हैं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे भारत और तालिबान के बीच हुई बैठक में क्या थी प्रमुख बातें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हरियाणा भारत का प्रभावशाली राज्य, जहां कृषि के साथ अंबर को चुनती है औद्योगिक कार्यशीलता,
इसी निष्ठा से उभरा प्रगति का एक और कदम अपने प्रदेशवासियों के लिए रिटेल जगत में नए उद्यमी एवं सभी स्तरों पर रोजगार और कारोबार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HAICL के द्वारा हर हिट स्टोर्स का शुभारंभ किया है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं क्या कहता है भारत, आपके साथ मैं हूं करण। अब बात करेंगे भारत और तालिबान के बीच जो संबंध हैं उनको लेकर। हम आपको बता दें कि 2 दशकों के बाद बहुत लंबा वक्त होता है, 2 दशकों के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली सार्वजनिक या यूं कहें औपचारिक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में भारत ने भी अपना सख्त रुख अपनाया है और तालिबान ने भी कहा है कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसकी पूरी जानकारी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, मगर आपको हम पहले कुछ अपडेट्स दे देते हैं। तालिबान ने हाल ही में जो कोएड एजुकेशन है उसके ऊपर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो अब अलग अलग संस्थानों में पढ़ेंगे। जो कोएड यानी कि जहां पुरुष और महिला इकट्ठे पढ़ा करते थे, अब वो सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि कैसे जो महिला पत्रकार हैं वो देश छोड़कर आ रही हैं। महिलाएं खास तौर पर अपने आप को देश के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अब ऐसे में जो भारत की मुलाकात है तालिबान के साथ, या यूं कहें अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मुलाकात में भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने कहा है कि तालिबान अपनी जो जमीन है, जो अफगानिस्तान की जमीन है, उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। हम आपको बता देते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की पूर्ण सैन्य वापसी के अगले ही दिन यानी कि मंगलवार को भारत ने तालिबान प्रतिनिधि से मुलाकात की। जो ये मुलाकात थी ये तकरीबन 1 घंटा चली और ये पहली औपचारिक मुलाकात थी 2 दशकों के अंदर। भारत ने स्पष्ट कहा है, हम एक बार फिर से दोहराते हैं कि भारत ने स्पष्ट कहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न किया जाए या आतंक फैलाने के लिए भी न किया जाए। तालिबान ने आग्रह किया, तालिबान के आग्रह पर दोहा स्थित भारतीय दूतावास में यह मुलाकात हुई थी, जिसमें भारतीय राजदूत दीपक मित्तल थे और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास थे। हम आपको बता दें जो ये तालिबानी नेता हैं ये 80 के दशक में भारतीय सेना अकेडमी में छात्र भी रहे हैं। अब भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने इसके ऊपर एक बयान जारी करके बताया है कि पूरी कॉन्वर्सेशन में किन किन विषयों पर बातचीत हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यह मुलाकात सुरक्षा, अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों व अफगानी अल्पसंख्यकों को वापस लाने के लिए और उनकी सुरक्षा को प्रायोरिटी देने के लिए ये जो कॉन्वर्सेशन थी ये इसका एक बहुत अहम मुद्दा था। तालिबान की तरफ से भी इसके ऊपर एक सकारात्मक रिप्लाई आया है। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर सकारात्मक तरीके से विचार करेंगे। शनिवार को बीता जो शनिवार था उसी में जो ये तालिबान के नेता है उन्होंने कहा था कि भारत का जो क्षेत्र है, जो भारत देश है, वो बहुत अहम है, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये देश आपस में बहुत नज़दीक हैं। भारत ने जैसे कि अपना रुख साफ किया कि ज़मीन को भारत के खिलाफ ना इस्तेमाल होने दिया जाए। ऐसे में जो तालिबान के नेता हैं उन्होंने बीते शनिवार कहा था कि जो भारत का जो क्षेत्र है, जो भारत देश है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको अब अमेरिका का जो स्टैंड है उसके ऊपर भी कुछ बताना चाहते हैं। 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने आखिर अफगानिस्तान को अलविदा कह ही दिया है। 5 C-17 कार्गो विमानों में 31 अगस्त की समय सीमा से एक दिन पहले, गौर कीजिए, 31 अगस्त की समय सीमा से एक दिन पहले सोमवार रात 9 बजे उन्होंने काबुल एयरपोर्ट से अपनी अंतिम उड़ान भरी। अब देखने वाली बात यह है कि वो समय सीमा से पहले ही देश छोड़कर चले गए हैं। अब ऐसे में जो मिलिट्री बेस अमेरिका इस्तेमाल करता था, इन सभी को रोकने के लिए अब वो तालिबान के कंट्रोल के अंदर है, अब वो तालिबान के नियंत्रण के नीचे हैं। तालिबान इसे अपनी जीत के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, इसे अपनी जीत के रूप में दिखा रहा है कि कैसे उसने अमेरिका को एक तरह से हरा दिया है और अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। हम आपको बता दें कि जो विमान
जिस विमान का इस्तेमाल अमेरिका इनके ऊपर बम बरसाने के लिए किया करता था, अब उसी विमान में जो ये तालिबानी हैं, जो ये लड़ाके हैं, या यूं कहें आने वाली सरकार के लोग हैं, वो सेल्फीज खींचते नजर आए और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बहुत वायरल हुई। हम आपको बता दें कि बीते दिनों ये बहुत संघर्षपूर्ण विषय था जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर कब्जा किया और वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने देश छोड़ दिया। ये एक बहुत अहम स्टोरी है, इसके ऊपर हर रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं, हर रोज नई नई डेवलपमेंट हो रही है। हमारी इसके ऊपर एक बहुत पैनी नजर है, जैसे ही इसके अंदर कोई भी नई डेवलपमेंट होगी हम इसे आपके साथ साझा जरूर करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।